नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की, और आज हम बिहार में बात करने वाले हैं जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की, जिन्हें पी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आजकल उनका एक और नाम लिया जा रहा है, उनका वो नाम है प्रशांत कुमार पांडे। जात पात वाली राजनीति वाले राज्य बिहार में अगर कोई व्यक्ति अकेला चलकर एक राजनीतिक दल खड़ा करने की कोशिश कर रहा है तो उसको जाति और पार्टी से जोड़ा जाता है। लेकिन क्या प्रशांत कुमार पांडे को इस बात से किसी बात का दुख है कि वो पांडे परिवार में पैदा हुए? खैर, उस पर इनका बस नहीं था। खैर, ये बात तो हुई मजाक की, लेकिन एक ऐसे शख्स हैं जिनको नाम, काम और दाम तीनों चीज़ की कोई परवाह नहीं है। प्रशांत किशोर अभी 50 वर्ष की उम्र के आसपास होंगे, लेकिन इस उम्र में ही उन्होंने अपने लिए इतना नाम, इतना दाम और इतना काम तक कमा लिया है कि उसके बाद प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति के अंदर एक सीरियस कंटेंडर के तौर पर जाने जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सीरियस कंटेंडर चुनाव जीत लेगा? प्रशांत किशोर से पूछा गया था कि क्या होगा बिहार चुनाव में। बोले, या तो मैं अर्श पे होऊंगा या फर्श पर। यानी अर्श पर इसका मतलब मैं इतनी संख्या बना लूंगा 243 की विधानसभा में कि मेरी सरकार बन जाए, और फर्श का मतलब यह है कि फिर मुझे 10 के आसपास सीटें आएंगी। लेकिन सवाल यह है, प्रशांत किशोर जो लगातार बिहार के गाँव के अंदर चल रहे हैं, उन्होंने अपना इम्पैक्ट कितना पैदा किया है, इसके बारे में वो तमाम सर्वेस क्या सोचते हैं जो प्रशांत किशोर के काम का आकलन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने किन किन नई राजनीतिक परंपराओं की शुरुआत की है, आज इन तमाम चीज की बात करेंगे। लोग ये कहते हैं इन बिहार पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। तो ऐसे में प्रशांत कुमार पांडे एक अपर कास्ट का व्यक्ति क्या बिहार की जो दलगत राजनीति है, जिसके अंदर दलगत से ज़्यादा वो जातिगत हो जाती है, वहाँ पर अपना कोई इम्पैक्ट खड़ा कर पाएंगे? इसी पर सबकी नज़रें लगी हुई है। आप जानते हैं आरजेडी जो है वो किस वोट बैंक के आधार पर चलती है। आरजेडी मुस्लिम और यादव वोट बैंक के आधार पर चलती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपर कास्ट और पासवान का गठबंधन जो उनका और चिराग पासवान का है, इसमें कोयरी, कुर्मी, लव कुश, ये तमाम वोट बैंक जुड़ जाते हैं। और लव कुश वोट बैंक के जुड़ने के साथ ही जो अति पिछड़ा महादलित का वोट बैंक है वो भी एनडीए के साथ जुड़ जाता है, जिससे उनका एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। वहीं अगर बात की जाए तेजस्वी यादव की, तो मुस्लिम यादव के साथ साथ वो उस जाति का वोट डाल लेते हैं, जोड़ लेते हैं, जिसको कैंडिडेट दे देते हैं। वैसे मुस्लिम यादव गठजोड़ अपने आप में ही एक बहुत प्रसिद्ध गठजोड़ है और इसके लगभग 32% वोट है। अगर तेजस्वी यादव 4 से 5% वोट इधर उधर से और जुगाड़ लेते हैं या उनको थोड़े भी पॉपुलर वोट मिल जाते हैं तो तेजस्वी यादव सरकार में होते हैं। आपको पता है 15 साल लगातार लालू राबड़ी सरकार में रहे, उसके बाद से 20 साल से लगातार, कुछ समय का अपवाद छोड़ दिया जाए 21 या 22 महीनों का, तो नीतीश कुमार सरकार में है। नीतीश कुमार लगातार सरकार में रहे, लेकिन ये जो 20 से 22 महीने के अपवाद की बात कर रहा हूं, ये आरजेडी और नीतीश कुमार का अलायंस था जो लंबा और ज़्यादा नहीं चल पाया। नीतीश कुमार ने अपने ढंग से अलग अलग प्रयोग करने की कई कोशिश करे, लेकिन ये प्रयोग चल नहीं पाए। लेकिन हाल ही के दिनों में बिहार की राजनीति में अगर किसी ने सबसे बड़ा जो है वो प्रयोग किया है तो वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर इससे पहले जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को चुनाव लड़ने की रणनीति सिखाया करते थे। उनका नेम टू फेम आया, उनका नाम फेम में तब आया जब 2011-2012 में उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को जीतने के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और न केवल उन्होंने इसमें एक स्ट्रेटेजिस्ट का तमगा हासिल किया, बल्कि 2014 के चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने का एक बहुत बड़ा क्रेडिट कई सारे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट और रणनीतिकार जो है प्रशांत किशोर को देते हैं। इसके बाद उन्होंने कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अपना अलायंस किया, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार को उन्होंने 2015 का चुनाव जिताया था जब वो आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में नीतीश कुमार खुद जो है वो बीजेपी के साथ चले गए। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस हो, वाईएसआरसीपी हो, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी हो, इसके अलावा और
कौन कौन से राजनीतिक दल हैं? बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जिनके लिए समय समय पर नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, प्रशांत किशोर ने काम किया। नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, उस पद पर भी उन्होंने 1.5-2 साल के आसपास काम किया, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी पटरी नहीं बैठी और उसके बाद उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मैं अब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट का काम नहीं करूंगा, अब मैं अपनी जगह कोई नई इक्वेशन या कोई नए समीकरण देखूंगा। लेकिन 2 अक्टूबर 2022 से उन्होंने बिहार में ऐसा चलना शुरू किया कि उनकी मेहनत को देखकर उनके जो तमाम लोग हैं, वो उनके जो तमाम आलोचक हैं, कटु आलोचक हैं, वो भी बहुत हद तक आश्चर्यचकित हैं। लेकिन लोग अभी भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कोई बड़ी जगह नहीं बना रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर सिर्फ एक वोट कटुआ पार्टी बनते जा रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर महज एक वोट कटुआ पार्टी बनते जा रहे हैं? प्रशांत किशोर से जब ये बात पूछी गई तो उनका कहना है कि चिंता उन पॉलिटिकल पार्टियों को करनी चाहिए जिनका वोट मैं काट रहा हूं, क्योंकि 1 या 2% वोट इधर उधर हो जाने से ही चुनाव परिणाम पूरा बदल जाता है। तो क्या प्रशांत किशोर के चलते इस बार लालू नहीं आएंगे, इस बार तेजस्वी और लालू नहीं आएंगे, इस बार नीतीश और बीजेपी नहीं आएगी, कोई तीसरा गठबंधन बन सकता है? बने न बने, लेकिन चिंता इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये करनी होगी कि कहीं प्रशांत किशोर उनका वोट काट न ले। ऐसा पार्टी है तो दोनों का वोट काटेगा और दोनों को काट के साफ कर देगा। सर, एनडीए वाले आरोप लगा रहे हैं कि 20% आपको वोट काटने के लिए कांग्रेस फिक्स किया है। अब भैया जदयू का 20% वोट काटने के लिए वरिष्ठ है, तो अभी आपको कह रहे थे कि हमको राजद वाले कह रहे थे कि हमको भाजपा वालों ने फिक्स किया है, और राजद और भाजपा वाले कह रहे हैं कि अब हम कांग्रेस ने हमको फिक्स किया है। कुछ लोग ये कहता है कि जन सुराज पार्टी है, तो भैया हम सुन लीजिए। प्रशांत किशोर का मानना है कि अभी तक जो जनता थी उसके पास विकल्प नहीं था। नीतीश कुमार और बीजेपी को बार बार वो इसलिए वोट देती आई क्योंकि वो लालू यादव का जंगल राज नहीं वापस देखना चाहती थी। लेकिन प्रशांत किशोर को ये बहुत अच्छी तरह लगता है कि उनकी पार्टी एक विकल्प बनकर उभरी है। अभी तक वो बिहार का चप्पा चप्पा नाप चुके हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर जगह वो अपनी पदयात्रा कर चुके हैं, वाहनों से कई बार निकल चुके हैं, और प्रशांत किशोर की इस पूरी की पूरी पॉलिटिकल जर्नी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले जन सुराज यात्रा 2 अक्टूबर 2022 से शुरू की थी, तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो उनको चुनाव तक आते आते लगभग 3 साल बिहार में घूमते हुए पूरे हो जाएंगे। प्रशांत किशोर का ये भी कहना है कि उनकी पार्टी ही बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 65 से 70 लाख अपने वॉलेंटियर्स हैं, यानी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो प्रशांत किशोर की जो जन सुराज है उसने अपने 1.25 करोड़ कार्यकर्ता खड़े किए हैं, और वाकई में अगर 1.25 करोड़ ये वोट भी प्रशांत किशोर को मिल जाते हैं तो बिहार की राजनीतिक परिभाषा बिल्कुल नहीं होगी, बिहार की राजनीति बिल्कुल नहीं होगी। इस बात को आप समझ लीजिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशांत किशोर किसके वोट काटेंगे? प्रशांत किशोर क्या नीतीश कुमार के वोट काटेंगे? प्रशांत किशोर क्या बीजेपी के वोट काटेंगे? प्रशांत किशोर क्या लालू यादव से वोट काटेंगे? प्रशांत किशोर क्या तेजस्वी यादव के वोट काटेंगे, या वो महागठबंधन के वोट काटेंगे? अब ऐसे देखने पर तो आभास नहीं होता कि प्रशांत किशोर किसके वोट काटेंगे, लेकिन ये बात मत भूलिए कि जब उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट खड़े किए थे तब उन्हें 10% के आसपास वोट उपचुनाव में मिला था। प्रशांत किशोर का हमेशा ये तर्क होता है कि उपचुनाव जो है हमेशा जो है वो सरकार को फेवर करने वाले होते हैं, यानी सरकार जो होती है, सत्ताधारी पार्टी जो होती है, उपचुनाव हमेशा उसको फेवर करते हैं। ऐसे में भी 10% न केवल उन्होंने वोट हासिल किए, लेकिन एक जगह पे जनसुराज उप विजेता रही। इसके अलावा जनसुराज ने एक बड़ा काम बिहार के अंदर ये किया है कि बिहार के जिलों के, बिहार के आसपास के इलाकों के जितने बड़े नेता थे अब वो जनसुराज में शामिल हो गए हैं, या ये कहें कि जिनकी दाल ना तो नीतीश के साथ गल रही थी, ना उनकी दाल जो है लालू यादव के साथ गल रही थी, ऐसे जितने भी
जनाधार वाले नेता है वो प्रशांत किशोर के साथ शामिल हो गए हैं, जिनका अपने आप में कुछ ना कुछ वोट बैंक है। इसके अलावा वो नेता भी उनके साथ शामिल होंगे जिनको दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट ना मिल रहा हो। इसके अलावा वो नेता भी उनके शामिल होंगे जो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जात का बहुत अच्छा प्रभाव रखते हो या जात का बहुत अच्छा वोट रखते हो। हालांकि प्रशांत किशोर ये डिनाई करते हैं कि जात पात के आधारित या फिर सांप्रदायिकता के आधार पर वो किसी को टिकट देने वाले हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का ये जरूर मानना है कि चुनाव के वक्त देखा जाता है कि चुनाव किस तरह से कोई इंसान लड़ रहा है। तो वही प्रशांत किशोर जो कई सारे मुख्यमंत्रियों को एक बार फिर से चुन के आने में मदद करते हैं, क्या अपनी पार्टी की नैया पार लगा पाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, हाल ही के दोनों में एक सी वोटर का सर्वे आया है। सी वोटर का सर्वे ये बता रहा है कि प्रशांत किशोर किसका किस तरीके से नुकसान कर सकते हैं, और उसी सी वोटर के सर्वे के सहारे आप समझने की कोशिश कीजिए कि प्रशांत किशोर इन चुनाव में क्या कुछ कर सकते हैं। तो सी वोटर का ये सर्वे क्या कहता है? हाल ही में सी वोटर ने जो सर्वे किया है वो दो बातें कहता है। वो ये कहता है कि ये जन स्वराज पार्टी दो धारी तलवार है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लालू और राबड़ी और तेजस्वी का वोट खा जाएंगे, वो नीतीश कुमार और साथ ही साथ बीजेपी का वोट भी खाएंगे। दो धारी तलवार का मतलब ये होता है जन स्वराज पार्टी एनडीए को कितना नुकसान पहुंचाएगी। 19 से 20% जनता कहती है कि वो एनडीए को नुकसान पहुंचाएगी। 19 से 20% जनता ये कहती है कि वो एनडीए को नुकसान पहुंचाएगी, जबकि 1% कम जनता ये कहती है कि वो महागठबंधन को चोट पहुंचाओगी। 18% जनता ये मानती है कि वो महागठबंधन को चोट पहुंचाएगी। अभी 18% वोट नहीं है, इसको आप समझिए, 18% वोट नहीं है। ये लोग हैं 100 में से जो लोग हैं जिनसे पूछा गया कि महागठबंधन को नुकसान ज़्यादा होगा या एनडीए को नुकसान ज़्यादा होगा, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि 20% ने कहा कि एनडीए को नुकसान होगा और 18% ने कहा कि महागठबंधन को नुकसान होगा। इसके अलावा 36% जनता की राय है कि पीके की पार्टी दोनों ही गठबंधनों के वोट काटेगी। अगर पीके ने अपनी लोकप्रियता पर 5 से 6% वोट शेयर भी ले लिया तो ये बिहार के राजनीतिक इक्वेशन और दोनों दलों के गठबंधन के राजनीतिक इक्वेशन को पूरी तरह से बदल देगा। क्या प्रशांत किशोर ये कर पाएंगे? जनाब, ये सवाल जो है ये $1 मिलियन सवाल है, लेकिन पीके को मैं इनकार नहीं कर सकता, उनको सिरे से खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि पीके ग्राउंड पर रहे हैं। अगर उन्होंने जितने अपने वॉलंटियर्स बनाए हैं 1.25 करोड़, अगर उनके वोट भी प्रशांत किशोर को मिल जाते हैं तो उन वोटों से भी प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को बदलने वाला एक बहुत बड़ा निर्णायक परिवर्तन कर सकते हैं। प्रशांत किशोर क्या किंग मेकर बन जाएंगे? इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से वो चल रहे हैं और आगे जा रहे हैं, आपको पता है महागठबंधन और एनडीए के बीच में जो है पिछली बार जो वोट जो जीत और हार का फासला था वो बहुत कम था। वो बहुत कम इसलिए भी था क्योंकि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के बहुत सारे वोट काटे थे। जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी पर चिराग पासवान ने समेटा दिया था, और इस बार भी कमोबेश ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि चिराग सार्वजनिक तौर पर तो उन्होंने एनडीए के बारे में कुछ नहीं कहा, वो एनडीए में बने रहेंगे, वो यही कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार से अलग लाइन ले रहे हैं। तो बीजेपी क्या चिराग के सहारे एंटी इनकम्बेंसी को कटवा रही है, या चिराग आने वाले समय में एक आमूलचूल परिवर्तन करके एक नई राजनीतिक दिशा ले सकते हैं? ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि चिराग पासवान जो हैं वो चुनाव लड़ें, विधानसभा का चुनाव लड़ें, और उनका मानना है कि चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से बिहार के राजनीतिक इक्वेशन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। सुनिए चिराग के बारे में प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जहाँ से भी लड़ेंगे उनका निर्णय है, लेकिन चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो बिहार के लिए अच्छी बात है। लेकिन आप मुझसे ये जानना चाहेंगे कि क्या चिराग पासवान ऐसा करेंगे? फिलहाल इसकी संभावना तो न के बराबर दिखाई देती है, लेकिन राजनीति में 24 घंटे में क्या परिवर्तित हो जाता है ये देखना भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अभी 100% जो है लोकसभा चुनाव के अंदर रिजल्ट दिया है चिराग पासवान, 5 के 5 उनके सांसद जीते हैं। ऐसे में
वो चाहेंगे कि बड़ी सीट का चंक उनको दिया जाए। और कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, 5 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, टोटल 243 सीट है। जीतन राम मांझी भी 30 से 40 सीट चाहते हैं, चिराग पासवान भी 30 से 40 सीट चाहते हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी ऐसी ही कुछ सीटें चाहते हैं और सीटें हैं 243। तो आने वाले समय में क्या राजनीति बनती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। आने वाले समय में कौन कौन सा गठबंधन किसके टिकट काटता है और इनमें से कितने जन स्वराज की तरफ जाते हैं ये देखना भी दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन बिहार के चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 1990 से अगर आप बात कर लें, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 और 2025, ये अभी 2025 का चुनाव होने वाला है। आज तक इतनी पॉलिटिकल पार्टी बिहार में, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ लड़ती हैं, लेकिन जन स्वराज जैसी पार्टी जो अपनी अलग धारा को लेकर राजनीति कर रही हो और जिसने ग्राउंड पर एक चमत्कारिक नेतृत्व के बल पर लगभग 3 साल काम किया हो, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी पहली बार चुनाव के अंदर उतर रही है। तो देखना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि पीके अपने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की इमेज से आगे निकलकर एक राजनेता के तौर पर सफल हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, या बिहार की राजनीति में कोई पैठ बना भी पाते हैं या नहीं। आज के लिए मेरे इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा पसंद करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए।